नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। आरसीपी सिंह ने जेडीयू छोड़ने के दिए संकेत। ट्विटर के बायो से हटाया जेडीयू का नामो निशान। अब पीएम मोदी की फोटो आ रही है नजर। आरसीपी सिंह की राज्यसभा टिकट फंसी हुई है मुश्किल में। आईएएस पूजा सिंघल के करीबियों के घर ईडी की छापेमारी। रांची और मुजफ्फरपुर में मारे गए छापे। सीएम हेमंत सोरेन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजीव अरुण के करीबी भी आए निशाने पर। उत्तराखंड में आपको लगा बड़ा झटका। सीएम उम्मीदवार रहे अजय कोठियाल ने ली बीजेपी में एंट्री। सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में की बीजेपी ज्वाइन। शेयर बाजार में आज भी रही गिरावट। सेंसेक्स 236 अंक की गिरावट के साथ 54,052 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 89 अंक फिसलकर 16,125 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में एनडीए सरकार हिलने लगी है। संकेत साफ है, नीतीश पाला बदलने की तैयारी में है। वो एक बार फिर राजगीर पहुंच गए हैं। जेडीयू में भी इसे लेकर हलचल मची हुई है तो बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। इस खबर के अलावा राहुल गांधी के लंदन दौरे की भी हम करेंगे चर्चा। राहुल गांधी ने लंदन से केंद्र की मोदी सरकार और संघ पर साधा निशाना। इसके अलावा सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए उठाए कदम। पार्टी में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद और कुतुब मीनार पर आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ। बात पंजाब की मंत्री की गिरफ्तारी और उनके मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की भी करेंगे। इसके अलावा और भी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, बीजेपी का खेल अब उस पर भारी पड़ता दिख रहा है। 5 साल पहले जिस तरह से बिहार में बीजेपी ने सत्ता छीनी थी और नीतीश को अपने साथ किया था, अब वही खेल बिहार में फिर से होता नजर आ रहा है। और इस बार नीतीश कुमार बीजेपी को झटका देने की तैयारी में है। नीतीश के तेवरों ने बीजेपी की सांसें रोक दी हैं। पार्टी के जो नेता अब तक नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे, सबके मुंह बंद हो गए हैं। नीतीश को मनाने की कोशिश हो रही है तो आखिर क्यों बीजेपी से नाराज हो गए नीतीश कुमार, और क्या बिहार में गिरती दिख रही है एनडीए सरकार? देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार के नालंदा जिले का एक छोटा सा शहर है राजगीर, जिसकी ऐतिहासिक और पौराणिक महत्ता है। जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म को मानने वालों का ये तीर्थ स्थल है। खासतौर पर इस शहर का संबंध बौद्ध धर्म से है। भगवान बौद्ध की साधना भूमि राजगीर में ही है। वहीं पौराणिक साहित्य के अनुसार राजगीर ब्रह्मा की पवित्र यज्ञ भूमि, संस्कृति और वैभव का केंद्र है। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर ही थी। इस नाते इसका राजनीतिक महत्व भी है और आज भी ये महत्व बरकरार है, क्योंकि नीतीश कुमार बड़े फैसले लेने से पहले राजगीर आते हैं और यहीं से बड़े ऐलान करते रहे हैं। 2013 में भी नीतीश कुमार ने राजगीर आकर ही एनडीए कोटे के तमाम मंत्रियों को एक ही झटके में हटा दिया था और बीजेपी का साथ छोड़कर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ महागठबंधन को आकार दिया था। 2017 में नीतीश कुमार फिर राजगीर गए थे और यहां से उन्होंने महागठबंधन छोड़ने का निर्णय लिया था। इसके बाद वो एक बार फिर से बीजेपी के साथ हो लिए और बीजेपी के सहयोग से एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। अब बीजेपी से उनका मनमुटाव चल रहा है। बीजेपी के मंत्री कई बार नीतीश की जगह बीजेपी के विधायक को सीएम बनाना चाहते हैं। हिजाब, सीएए और जातिगत जनगणना पर भी मतभेद है, जबकि राजद से नजदीकियां देख बीजेपी नीतीश से नाराज है। इन हालात में केंद्र सरकार में मंत्री और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह की राज्यसभा सदस्यता को लेकर भी विवाद हो रहा है। दरअसल आरसीपी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और बीजेपी उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजने पर विचार कर रही है, लेकिन इसके लिए उसे जेडीयू का समर्थन चाहिए होगा। लेकिन जेडीयू आरसीपी को राज्यसभा नहीं भेजना चाहती है। ऐसे में ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है और नीतीश कुमार राजगीर दौरे पर चले गए हैं, जिससे माना जा रहा है कि बिहार में फिर सत्ता बदल सकती है। नीतीश राजगीर से कोई नया ऐलान कर सकते हैं। नीतीश कुमार बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी कर चुके हैं, जिससे बीजेपी बिहार सरकार से आउट होती नजर आ रही है। तो देश से बीजेपी को आउट करने की कोशिश में कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं। उन्होंने लंदन में छात्रों से मुलाकात करते हुए मोदी सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही आरएसएस को भी आड़े हाथों लिया। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के तेवर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी तथ्यों के आधार पर जिस अंदाज के साथ मोदी सरकार की खामियों को उजागर कर रहे हैं, उससे बीजेपी की टेंशन बढ़ना तो लाजमी है। राहुल गांधी का सरकार पर वार बदस्तूर जारी है और उसी कड़ी में एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को लेकर जो विजन बना रहे हैं वो समावेशी नहीं है। उनका विजन देश की आबादी के बड़े हिस्से को बाहर करता है। ये अनुचित है और भारत के विचार के खिलाफ है। राहुल गांधी का ये बयान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ एक संवाद सत्र के दौरान सामने आया, जिसमें वो आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में शामिल होने के बाद पहुंचे थे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अपने विजन के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि राजनीति और नीति में बदलाव के लिए अपनी पार्टी में युवाओं के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। राहुल गांधी ने बताया कि कांग्रेस देश के लोगों को संगठित करने का प्रयास कर रही है ताकि वो अपनी आवाज उठा सके। इतना ही नहीं, उन्होंने महात्मा गांधी की राजनीति की शैली को समय की जरूरत बताया। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा, देश में बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गाँव के साथ साथ शहरों में भी बेरोजगारी से तबाही मच चुकी है। अब जिस अंदाज में राहुल गांधी बीजेपी और मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उससे बीजेपी का परेशान होना तो लाजमी है और यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के लिए बेतुके बयान सामने आ रहे हैं और उन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं है। पीएम के साथ राहुल ने संघ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, मोदी सरकार में हर संस्थान पर संघ का नियंत्रण हो गया है। संसद, चुनाव प्रणाली, लोकतंत्र की बुनियादी संरचना, सब पर संघ का कब्जा हो चुका है। राहुल ने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कही तो कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकतांत्रिक तरीके से देश की सत्ता से मोदी सरकार को हटाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं। उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में जो फैसले लिए गए, उसे लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 कमेटियां बनाई हैं। इसमें एक कमेटी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बनाई है, जिसे टास्क फोर्स 2024 का नाम दिया गया है। इसके साथ ही देश भर के राजनीतिक मामलों को देखने के लिए पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप का गठन भी किया गया है। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप फॉर कोऑर्डिनेशन का गठन किया गया है, जिसमें सचिन पायलट को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। इसके साथ ही पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि राजस्थान में पायलट की भूमिका सीएम गहलोत से कम नहीं है। ये ग्रुप कश्मीर से कन्याकुमारी तक होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन का काम देखेगा। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से राहुल गांधी के नेतृत्व में इस पदयात्रा की शुरुआत होगी। ये पदयात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक करीब 3500 किलोमीटर की होगी, जिसमें देश भर के लोगों से संपर्क किया जाएगा और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जन समर्थन जुटाने की कोशिश होगी। करीब 6 महीने तक चलने वाली इस यात्रा की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए 9 सदस्यों का सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप बनाया गया है। आपको बता दें कि चिंतन शिविर के तीसरे यानी अंतिम दिन पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान किया था कि आंतरिक सुधारों को लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी और अब इस पर काम शुरू हो गया है। सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है कि चिंतन शिविर में जो फैसले हुए उन्हें समय पर और सख्ती से अमल में लाया जाएगा। पार्टी में काम करने वालों को मौका दिया जाएगा और युवाओं का विशेष ख्याल रखा जाएगा। कांग्रेस जनता के बीच जाने की तैयारी में है तो बीजेपी की कोशिश धर्म के सहारे सत्ता में बने रहने की है और इसलिए बीजेपी के इशारे पर कई धार्मिक मुद्दे कोर्ट में पहुंच चुके हैं, जिसमें से ज्ञानवापी का मामला भी है और कुतुब मीनार का भी, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा मंदिर और मस्जिद विवाद पर हो रही है और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद इसका केंद्र बन गई है। इसे लेकर वाराणसी कोर्ट में आज सुनवाई थी। लोगों की नजरें इस बात पर टिकी थी कि आखिर इस पर कोर्ट क्या फैसला देता है, लेकिन कोर्ट ने एक बार फिर नई तारीख का ऐलान कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष से आपत्ति मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 26 मई को होगी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ये आदेश दिया। कोर्ट ने सर्वे पर दोनों
पक्षों को 1 हफ्ते में आपत्ति दर्ज करने को कहा है। अगली सुनवाई अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के रूल नंबर 7 ऑर्डर नंबर 11 के तहत प्रार्थना पत्र पर होगी। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा था कि कोर्ट को इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया था। अब उसी पर 26 मई को सुनवाई शुरू होगी, तब मुकदमे की रूपरेखा तय होगी। साथ ही कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे रिपोर्ट की सीडी फोटो दोनों पक्ष को दिए जाने की बात कही है। मामले में वादी पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि जो हमारी मांगे थी वो पूरी हुई हैं। दूसरी ओर आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार को लेकर हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। हिंदू पक्ष ने पूजा का अधिकार मांगा है। दावा किया है कि कुतुब मीनार मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि कुतुब मीनार में आज भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं, जिस पर कोर्ट ने सवाल किया कि आज किस हक से बोल रहे हैं कि आपको कुतुब मीनार में पूजा का अधिकार दिया जाए, क्योंकि कुतुब मीनार में 800 सालों से नमाज हो रही है, पूजा नहीं। तो जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। साकेत कोर्ट अब इस मामले में 9 जून को फैसला देगा। ज्ञानवापी पर अब 26 मई को सुनवाई होगी, तो कुतुब मीनार पर फैसला 9 जून को होगा। साफ है, धर्म स्थलों को लेकर अभी विवाद चलते रहेंगे। दूसरी ओर राजनीति के मैदान में नजरें आजम खान की नाराजगी पर टिकी हुई हैं। अखिलेश से उनकी बातचीत को लेकर अब बड़ी खबर सामने आई है। तो क्या है ये खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आजम खान और समाजवादी पार्टी का रिश्ता काफी पुराना है। नेताजी मुलायम सिंह यादव से उनका याराना यूपी की सियासत में काफी मशहूर है। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले आजम खान की एक वक्त में यूपी की सियासत में तूती बोला करती थी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। यूपी की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन जेल में रहने के बावजूद आजम खान ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा, जो ये बताने के लिए काफी है कि सपा सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन आजम यूपी की सियासत का मजबूत हिस्सा हैं। शायद ये बात अब सपा मुखिया अखिलेश यादव भी समझ चुके हैं और उन्हें मनाने में जुट गए हैं। आजम जेल से छूटने के बाद सोमवार को विधानसभा भवन आए और विधानसभा सदस्य की शपथ ली, लेकिन उन्होंने सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। इस बीच उन्होंने एक बार फिर इस बात से इनकार किया कि वो अखिलेश यादव से नाराज हैं। आजम खान शपथ लेकर विधानसभा के मंडप में दाखिल हुए। तब 10:30 बजे थे और तब तक सदन नहीं बैठा था। वे गलियारे से होते हुए विधानसभा लॉबी में आकर कुछ देर बैठे। थोड़ी देर बाद आजम लिफ्ट से नीचे आए और लखनऊ से रामपुर लौट गए। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने बताया कि आजम खान की तबीयत खराब थी, इसलिए वो शपथ लेने के बाद चले गए, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सदन में मौजूद रहे। आजम खान ने भी माना कि उनकी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ में ही फोन पर करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने इस बातचीत का खुलासा नहीं किया। आजम ने कहा कि मैं आपको क्यों बताऊं कि मैंने कुर्ते के नीचे किस तरह की बनियान पहनी है। आजम के इस बयान से साफ है कि अब वो सपा में ही रहने वाले हैं। खबरें तो यहाँ तक हैं कि मुलायम सिंह यादव भी आजम से मुलाकात करने वाले हैं। मुलायम सिंह के साथ अखिलेश भी मौजूद रहेंगे। अब सबकी नजरें इस मुलाकात पर टिकी हैं। आजम ने अखिलेश से बात की, लेकिन नाराजगी कम होती नजर नहीं आ रही है और उनका बयान इस ओर इशारा कर रहा है। आजम ने कहा कि अभी तक मैंने एक लकीर खींच रखी थी, लेकिन अब उसे पार करने का वक्त आ गया है। आज तक दूसरी कश्ती की ओर देखा नहीं, लेकिन अब हर ओर देखना पड़ेगा। आजम सपा की मुश्किलें बढ़ाते दिख रहे हैं, तो इस समय देश के सामने जो मुश्किल है उसे लेकर सभी की नजरें पीएम के जापान दौरे पर टिकी थी। आज पीएम मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। दोनों के बीच क्या बात हुई, देखते हैं ये रिपोर्ट। जापान की राजधानी टोक्यो में चल रही क्वाड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी सही मायने में एक विश्वास की साझेदारी है। कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस विश्वास के रिश्ते को मजबूत किया है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमारे बीच व्यापार और निवेश में भी लगातार विस्तार हो रहा है, हालांकि ये हमारी ताकत से बहुत कम है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताते हुए कहा कि हमारे बीच इंडिया यूएसए इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट से निवेश की दिशा में मजबूत प्रगति देखने को मिलेगी। हम तकनीक के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं। बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि कोरोना काल में पीएम मोदी ने शानदार काम किया है।
हमारे देश मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं और करेंगे भी। मैं भारत के साथ साझेदारी करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। तो पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत और अमेरिका के लोगों के बीच पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ा है। बाइडेन ने कहा कि मुझे खुशी है कि हम भारत में यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन पर वैक्सीन उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा पहल का समर्थन करने के लिए समझौता कर चुके हैं। मुझे खुशी है कि हम इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम का नवीनीकरण कर रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात पंजाब में मंत्री की गिरफ्तारी की। पंजाब की भगवंत मान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे विजय सिंगला के सितारे अचानक गर्दिश में आ गए। चंद घंटे पहले तक पंजाब सरकार में स्वास्थ्य विभाग का कार्यभार संभाल रहे विजय सिंगला को सीएम मान ने अचानक बर्खास्त कर दिया। वहीं इसके कुछ ही समय बाद एंटी करप्शन ब्यूरो भी एक्शन में आ गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसीबी ने विजय सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। कहते हैं जब वक्त का पहिया पलटता है तो अर्श पर बैठा इंसान फर्श पर आ जाता है। पंजाब में विजय सिंगला को जब स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया तो उन्हें लगा कि वो केवल सत्ता की मलाई खाएंगे, लेकिन जब भ्रष्टाचार मामले में नाम सामने आया तो मलाई की जगह जेल की हवा खाने की नौबत आ गई। वो अर्श से सीधा हवालात के फर्श पर पहुंच गए हैं। दरअसल विजय सिंगला के खिलाफ अधिकारियों से ठेके पर 1% कमीशन की मांग करने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने की शिकायतें आ रही थीं। वहीं इस मामले में पुख्ता सबूत मिलने के बाद सीएम भगवंत मान ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सीएम मान ने पंजाब पुलिस को भी मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विजय सिंगला को मंत्रिमंडल से बाहर करने का ऐलान करते हुए साफ कहा कि हम 1% भ्रष्टाचार भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई है, उस उम्मीद पर खरा उतरना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने प्रण किया था कि भ्रष्टाचार के सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम सब उनके सिपाही हैं। 1% भ्रष्टाचार के लिए भी यहाँ कोई जगह नहीं है। इसी के साथ ही एसीबी ने भी सिंगला पर सख्त कार्रवाई की है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई से आप सरकार भ्रष्टाचार मुक्त राज्य का संदेश देना चाहती है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या चुनाव में टिकट देने से पहले सिंगला के बारे में पता नहीं किया गया था? अब क्या ये कार्रवाई केवल दिखावे के लिए की गई है? खैर, इन सवालों का जवाब तो सरकार ही देगी, लेकिन फिलहाल तो आपके नेता इसे मिसाल बता रहे हैं, जिस पर विपक्ष भी चुटकी ले रहा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।